नमस्कार, मैं रोहित जैन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का हमारे वीडियो मूल अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार राइट ऑफ इक्वालिटी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को पिछले 2 अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। अनुच्छेद 12 जो राज्य को परिभाषित करता है और कहता है कि राज्य के अंतर्गत भारत की संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, समस्त स्थानीय निकाय जिसमें नगर पालिकाएं, पंचायत आदि सम्मिलित हैं, और समस्त अन्य निकाय व संस्थाएं जो संवैधानिक या गैर संवैधानिक दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि ओएनजीसी, सेल, एलआईसी आदि कंपनियां। अनुच्छेद 13 जो मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में प्रावधान करता है और कहता है कि वह समस्त विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जब कभी वे किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का हनन करेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार, जिसमें प्रथम अधिकार है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 ये प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से जानेंगे। नागरिक या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अनुसार नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों को यह अधिकार प्राप्त होता है। व्यक्ति के अंतर्गत विधिक व्यक्ति अर्थात सांविधिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता, सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, वह विधि के समक्ष एक समान है। इसमें किसी भी एक व्यक्ति को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के साथ पक्षपात न करते हुए सभी को एक समान रखा गया है। सभी व्यक्ति एक समान होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। ये नकारात्मक रूप लिए हुए हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान हैं। इस रूप में ये नकारात्मक रूप प्रदान किया हुआ है। विधियों का समान संरक्षण, विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, अर्थात विधि में जो बात कही गई है वह सभी व्यक्तियों के लिए एक रूप से लागू होगी। किसी भी एक व्यक्ति के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट या दूसरे व्यक्ति के लिए अलग प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। सभी के लिए एक समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ये सकारात्मक रूप लिए हुए हैं। ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन का सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। विधि का शासन अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जाएगा, ये विधि का शासन कहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और यहां तक कि इसे संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ फरमादेश जारी नहीं किया जा सकता, अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल जब वह पदरत हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से फरमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 361 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब पदरत है और उनके द्वारा जो कार्यवाही की जाती है, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं की जा सकती है और उन्हें किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 361 में कहा गया है। विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान है। इसमें जो विदेशी राजनयिक होते हैं, जो समस्त संस्थाएं होती हैं, जो दूसरे राष्ट्रों की समस्त संस्थाएं भारत में कार्य कर रही होती हैं या एजेंसियां होती हैं, तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और कूटनीतियों का प्रयोग किया जाता है, उसके खिलाफ भी किसी प्रकार से सिविल या आपराधिक अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों जिसमें अनुच्छेद 194 के अंतर्गत इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है।
अर्थात संसद में सांसदों द्वारा जो बातें कही जाती हैं और जो मत दिए जाते हैं या कोई कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ भी किसी प्रकार से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और ये लोग न्यायपालिका के प्रति किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होते हैं। अनुच्छेद 361 का के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त थे, अर्थात जो संसद में कार्यवाहियां होती हैं, जो सत्य कार्यवाहियां होती हैं, उनको मीडिया द्वारा जो प्रसारण किया जाता है या छापा जाता है, इस मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों सम्मिलित है। तो मीडिया द्वारा जो प्रसारण किया जाता है या जो छापा जाता है तो उसके खिलाफ भी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, यह अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, जिसमें किसी भी नागरिक के प्रति केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें धर्म, चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ पर कोई भी धर्म बड़ा या ऊंचा नहीं है, सभी धर्म समान हैं। मूल वंश, वह किसी भी वंश का हो, ये मैटर नहीं करता है। जाति, कोई भी जाति हो। लिंग, स्त्री या पुरुष हो, या किसी भी स्थान से वो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं से भी बिलोंग करता हो, उससे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश की दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर, यहाँ पर राज्य के साथ प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ इन स्थानों में प्रवेश को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे दुकान हो, सार्वजनिक स्थान हो, होटल हो, मनोरंजन का स्थल, सिनेमा घर आदि स्थान हो, तो उनसे यहाँ पर प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यह वह संस्थाएं जिसमें राज्य द्वारा ग्रांट दी गई हो, तो वहां पर भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुओं का निर्माण किया गया हो, तालाबों का निर्माण किया गया हो, तो उन्हें किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा। वो प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग के लिए स्वतंत्र है। जो पहली वाली बात कही गई है उसमें राज्य और कंपनियां, राज्य जो बात कही गई है वो पहली वाली बात में जो राज्य है वह उनके लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, और दूसरी वाली बात में इस बात को सम्मिलित किया गया है कि जो राज्यों के द्वारा निर्मित की गई हो तो वहां पर उनके प्रवेश के लिए, आम लोगों के प्रवेश के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति जिसमें कुएं का निर्माण किया गया है तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है, क्योंकि वो उसकी निजी संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अपवाद दिए गए हैं, जैसे कि राज्य महिला और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकती है। यहां ये बात कही गई है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकती है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है और बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो इसी के तहत किया गया है। आगे, राज्यों को अधिकार की वे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, अर्थात राज्य के द्वारा जो संसद में सीटों का अलॉटमेंट किया गया है वो इसके तहत ही विशेष रूप से जो इसमें बात कही गई है इसके अनुसार ही वहां पे प्रावधान किया गया है और सीटें अलॉट की गई हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ से है। राज्य को अधिकार की वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की छूट। यहाँ पर राज्य द्वारा जो संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और प्राइवेट संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें प्रवेश को लेकर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग हैं उनके लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा, तो वो इसके तहत प्रावधानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात राज्य जब कभी भी किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित कोई उपबंध लाएगी या कोई व्यवस्था लाएगी तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। इसमें संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लोक नियोजन में कोई ऐसा नियम बना सकती है कि वह यही कहे कि इस नौकरी में या इस पेशे में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र से ही व्यक्ति निवास करता हो, यह ऐसी शर्त ला सकती है। राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, अर्थात उस रूप में नहीं है जितना अन्य लोगों को प्राप्त है, तो नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती। अर्थात ये व्यवस्था की गई है कि कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है और वहां पर किसी प्रकार से नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तो वह ये प्रावधान कर सकती है या ये नियम या शर्त लागू करवा सकती है, कर सकती है कि वह व्यक्ति उसी धर्म या संस्था से, सांप्रदायिक संस्था से बिलोंग करता हो, तो वह ऐसी शर्त ला सकती है। इसमें इसको छूट प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता को अगर हम समझें तो ये साधारण शब्दों में छुआछूत से संबंधित बातों को कहते हैं। तो ये उपबंध करता है, प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाएगा और अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है तो उस स्थिति में विधि के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई है। साधारणतः अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही संविधान में और ना ही किसी और नियम में या विधि में। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसको रोका जाएगा और उसके विरुद्ध दंड की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना में जैसे कोई लेफ्टिनेंट होता है, मेजर होता है, वैसी कोई उपाधि, और विद्या से संबंधित अर्थात कोई डॉक्टर है, कोई वकील है तो या इंजीनियर है, तो उसमें जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं तो कोई व्यक्ति उन उपाधियों को रख सकता है परंतु किसी प्रकार से अन्य उपाधि धारण नहीं करेगा। जैसे कि भारत के अंतर्गत जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न, तो वह कोई भी व्यक्ति हो, वह इन पुरस्कारों को जो उपाधि दी गई है वह इन उपाधियों को अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे केवल कोई व्यक्ति जो डॉक्टर है तो वह डॉक्टर और उसके आगे अपना नाम लिख सकता है, ये ऐसी व्यवस्था का उपबंध करता है। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भारतीय नागरिक है तो वह विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, और अगर कोई उपाधि प्राप्त करनी हो और
कोई उपाधि मिल रही हो और उसे प्राप्त करना हो तो वह भारत में जो उच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति है तो उनके द्वारा पूछ कर ही उनसे उसको राय को लेते हुए ही वह कोई उपाधि प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये इसमें उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है तो उसके अनुसार और इसमें समस्त बातें ये कही गई हैं। धन्यवाद।